ओके, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। कल ये पेपर रिलीज हो गया पब्लिक डोमेन में, तो हाँ आप लोग फोन पे देख सकते हैं। ये इसका टेलीग्राम में मैंने भेज के रखा है ना, CA पवन सर का चैनल में, तो आप उसको डाउनलोड कर लो, साथ साथ में देखो। ये पेपर के जो चैप्टर्स हमारे हो गए उसके क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं साथ में, ठीक है। प्रोबेबिलिटी, थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन और सैम्पलिंग वाला मैं अलग से सॉल्व कर दूंगा, अलग से सॉल्व करके अपलोड कर दूंगा। लेकिन ये जो पहले के 4 चैप्टर्स है अपने, तो उसके क्वेश्चन हम लोग अभी साथ साथ में कर लेते हैं, सो दैट आपको भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा या हो सकता है मोटिवेशन मिलेगा कि पढ़ना चाहिए करके। सो लेट अस सी। तो पहली बात तो ये पेपर की मैंने समरी बनाया कि ये पेपर में कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का आया। ये मैंने 1 डे रिवीजन नोट शेयर किया था स्टूडेंट्स के साथ में, जिसमें ऑलरेडी एक ओवरऑल वेटेज दिया था। देखो 40 मार्क का आता है स्टैटिस्टिक्स का, 40 का 15% कितना होता है निकालो। 40 का 15% 6 होता है। तो पहले चैप्टर से 6 मार्क का एक्सपेक्टेड था, 6 ही मार्क का आया बराबर। 40 का 29% 29% कितना होता है निकालो। 40 का 30% अप्रोक्स 12, मतलब 12 बराबर 12 ही क्वेश्चन आए। 40 का 14% कितना होता है 14 इंटू 14% 5.6, इससे 5 क्वेश्चन आए कोरिलेशन रिग्रेशन से। इंडेक्स नंबर से 5 क्वेश्चन आए। ओके, 40 का 12% 4.8, 5 है बराबर है। फिर प्रोबेबिलिटी और थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन से ओवरऑल 11 आए। प्रोबेबिलिटी चैप्टर से ज्यादा आए, थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन से थोड़ी कम आए। पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था। सो ये ओवरऑल 11 क्वेश्चंस आए हैं। एज एक्सपेक्टेड से थोड़ा बहुत प्लस माइनस 1 और 2 तो रह गए, और सैम्पलिंग चैप्टर से भी 2 मार्क का है। सो ये तो चैप्टर ही पूरा नया इंसर्ट हुआ है न्यू सिलेबस में, तो ये स्टूडेंट्स को बताया भी था और वेटेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब हम लोग अभी सेशन में ये वाले क्वेश्चन अभी सॉल्व कर लेंगे, जो नीचे के जो 3 है ये मैं अलग से सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। सो चलिए हम लोग देखते हैं। मैंने मार्किंग भी कर लिया है। टोटल 41 क्वेश्चन आए थे इस बार एक्चुअली स्टैटिस्टिक्स से। 100 में से 41 स्टैटिस्टिक्स के थे, और उसमें भी ये जो पेपर हाथ लगा है उसमें 4 क्वेश्चन मिसिंग है। तो वो 4 में से भी कोई स्टैटिस्टिक्स का होगा तो पता नहीं। इसमें क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 3 क्वेश्चन मिसिंग है। 13, 14, 15, क्योंकि 12 नंबर के बाद सीधा 16 नंबर है। तो ठीक है, अब मोस्टली तो स्टैटिस्टिक्स का नहीं होगा, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स के तो 41 ऑलरेडी हो गए जो मैंने काउंट किया उसमें। तो ये क्वेश्चन है। अब जो भी स्टैटिस्टिक्स का दिखेगा उसमें मैंने साइड में यहाँ मार्किंग कर दिया है। आपको जो भेजा है उसमें कुछ मार्किंग नहीं है। आपको मिला है पेपर, उसमें मार्किंग नहीं है, लेकिन यहाँ मार्किंग है। तो देखिए क्या है, अ लेस देन ओजाइव कर्व इज ड्रॉन बाय प्लॉटिंग लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑन द वर्टिकल एक्सिस। करेक्ट, ऑप्शन ए। वेरी इजी क्वेश्चन। आपको अगर इसका याद आना होगा डायग्राम, तो ऐसा 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 चलता है, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आपके लॉजिकल रीजनिंग से संबंधित है। तो मैथ्स LR के क्वेश्चंस के बारे में मैं अभी कमेंट नहीं करूंगा, वो नीरज सर के साथ में आप डिस्कस करेंगे। आप बोल सकते हो नीरज सर को कि सॉल्व करवा दो पेपर, तो जितना पढ़ाया उसका, या मे बी क्लास के लास्ट डे पे करवा देंगे तो हो जाएगा। आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा, क्योंकि ये पेपर के मुझे 4 या 5 स्टूडेंट्स ने बहुत पॉजिटिव रिव्यूज दिए, जिसमें से 2 स्क्रीनशॉट्स मैंने शेयर किया था कि सर हमने 90 मार्क्स का सॉल्व किया, 80 तो एक्सपेक्ट कर ही रहे। और ऐसे 4-5 स्टूडेंट्स ने दिया, लेकिन 2 स्टूडेंट्स ने मुझे मिक्स्ड रिव्यू दिया कि सर पेपर काफी टफ लगा, ट्रिकी क्वेश्चंस थे। सो इट डिपेंड्स ऑन देयर प्रिपरेशन। तो अब ये पेपर कैसा लगा आप मुझे बताना बाद में, ये एटलीस्ट 4 चैप्टर के क्वेश्चंस के बेस पे। 2 frequency distributions are given to you. To compare them visually, the best diagram to be drawn on the same sheet. आपको 2 अलग अलग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस दिए हैं, ओके, कि मतलब ऐसे क्लासेस और उसका फ्रीक्वेंसीज, और उसको दोनों को कंपेयर करना है। तो आप उसके लिए कौन सा कंपेयर करने के लिए कौन सा बेस्ट रहेगा? अब देखिए हिस्टोग्राम में क्या होता है, हिस्टोग्राम में एक ही यहां पर प्लॉट होगा, एक के ऊपर एक दूसरा नहीं चिपका पाओगे। बार चार्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में होता ही नहीं है, बार चार्ट। तो अब क्या बचा, अब आप वैसे आंसर दें। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में हम लोग ऐसे पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं ना। सो ये एक हो गया, फिर ये दूसरा हो गया, तो ऐसा इसको हम लोग कंपैरिजन के लिए यूज कर सकते हैं।
दो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन, आंसर वुड बी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। आप पर्सनल स्कोर कर सकते हो कि आपको कितने मार्क्स मिलेंगे अभी जो 4 चैप्टर हमने किया है उसके बेसिस पे, एंड खासकर इंडेक्स नंबर चैप्टर जो हमारा कंप्लीट हो रहा है उसमें तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछा उन्होंने, जो एक्सपेक्टेड थे वही पूछा है, जो आप ढूंढोगे तो हमने टेस्ट सीरीज में भी वो क्वेश्चन पूछ के रखे थे। चलिए फिर ये चैप्टर 5 के मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, बाद में करूंगा। ये क्वेश्चन नंबर 11 है चैप्टर 2 का एक क्वेश्चन, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज पूछा है इस डेटा का। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला क्या है, आपको ये फास्ट भी आना चाहिए, बोलो। हाईएस्ट माइनस लोएस्ट अपॉन हाईएस्ट प्लस लोएस्ट इनटू 100। तो अब ये डेटा में हाईएस्ट वैल्यू क्या दिख रही है, 94, हाईएस्ट वैल्यू इज 94 एंड लोएस्ट वैल्यू इज -6। तो बस यहां पर बच्चा केयरफुली काम करते हैं कि नहीं वो देखना है। 94 माइनस -6 अपॉन 94 प्लस -6 इंटू 100। तो ये हो जाएगा 100, ये 100 हो गया ना, माइनस इंटू माइनस प्लस डिवाइड बाय 88 इंटू 100, 113, ऑप्शन डी 113.6। आया क्या समझ में? कोएफिशिएंट ऑफ रेंज तो आपने प्रार्थना भी किया था कि आना चाहिए, बट जल्दी आ गया, भगवान आपकी प्रार्थना जल्दी सुन लिया, ये एग्जाम में दे दिया, अपने को तो अगले अटेम्प्ट में चाहिए था। सो कोई बात नहीं, आपके दोस्तों के लिए अच्छा है ना, वो निकल जाएंगे होपफुली, देन निकल जाएंगे होपफुली बोलना जरूरी रहता है। अब ये 5 चैप्टर वाले बाद में देखेंगे। 16 which of the following measure of central tendency will be unaffected if the lowest and highest observations are removed? मीडियन बीच में बैठा रहता है, उसको फर्क नहीं पड़ता है एक्सट्रीम में कौन है, ये बच्चों को जमा होगा कि नहीं? ओके 17 और 18 सैम्पलिंग चैप्टर पे बेस्ड है, एंड ये क्वेश्चन मैंने 17th वाला टेस्ट सीरीज में भी दिया था सेम 19th, एंड ओजाइव इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच डेटा पॉइंट। ओजाइव में क्या होता है, हम लोग उसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखते हैं, फ्रीक्वेंसी नहीं देखते, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सो द नंबर ऑफ डेटा पॉइंट फॉलिंग बिलो अ स्पेसिफिक वैल्यू, सो द आंसर इज ऑप्शन बी। ओजाइव इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट नंबर ऑफ डेटा पॉइंट बिलो अ पर्टिकुलर पॉइंट। ओजाइव को हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ भी बोलते थे, याद आ रहा है? देन सीधा आना है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पे, बीच के क्वेश्चन मैथ्स या एलआर के। फॉर द फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स द स्टैंडर्ड डिविएशन इज, एंड ये क्वेश्चन का मैंने वन डे रिवीजन में भी डिस्कशन किया था इस टाइप का। तो इसमें फॉर्मूला लगाना रहता है स्क्वायर रूट ऑफ, बोलो बोलो, नहीं, n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12 ऐसा। तो अब इसमें n की जगह पर 20 डाल दो आप, तो ये हो जाएगा 20 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12 का स्क्वायर रूट, ये फॉर्मूला है। 399 अपॉन 12, 33.25 का स्क्वायर रूट 5.76। समझ रहे क्या? ये फॉर्मूला है उसका, स्क्वायर रूट ऑफ n नेचुरल नंबर्स, ये स्टैंडर्ड डिवीएशन ऑफ n नेचुरल नंबर, ये हम लोग ने सेकंड चैप्टर में पढ़ा है, वी हैव स्टडीड दिस। देन आपको दिया है मीन डिविएशन अबाउट अरिथमेटिक मीन इज 1.78 है क्या? 1.78 and the arithmetic mean is 3.5, then the coefficient of mean deviation will be 1.78 upon 3.5 into 100, मैच हो रहा है? 50.85, ऑप्शन ए। 1.78 अपॉन 3.5 into 100, मीन डिविएशन अपॉन मीन into 100, समझ रहे क्या? देन ये क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में, वन डे रिवीजन में भी हमने डिस्कस किया था। मीन दिया है, मीडियन दिया है, मोड पूछा है, याद है मैंने आपको क्लास में भी बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। आ गया आंसर? 3 इंटू 22.33 माइनस 2 इंटू 22, 66.99 माइनस 44, 22.99। इफ यू नो वाला फॉर्मूला है ये, है ना, मतलब इसमें टाइम भी बहुत कम लगना है। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से, अरिथमेटिक मीन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ y बार दिया है 5 एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ y दिया है 20। आपको पूछा है वेरिएंस ऑफ 12 माइनस 3y
कितना रहेगा। तो चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल भी देखना है। पहले तो ये डेटा की मदद से स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y निकालना पड़ेगा। ये डेटा की मदद से स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन? स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन इनटू 100, करेक्ट। मैं आपके लिए बहुत स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूं, वरना तो फास्ट हो जाता है। 20 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y अपॉन 5 इंटू 100। यस, स्टैंडर्ड डिविएशन कितना आ रहा है? 1। y का स्टैंडर्ड डिविएशन 1 आ रहा है, ये आंसर नहीं है। y का स्टैंडर्ड डिविएशन 1 है, देयरफॉर स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ z क्या रहेगा? इफ z इज इक्वल टू 12 माइनस 3y, 3, करेक्ट। स्टैंडर्ड डिविएशन को सिर्फ चेंज ऑफ स्केल से फर्क पड़ता है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ z विल बी 3 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y, दैट इज 3। और आपको पूछा है वेरिएंस ऑफ z, वेरिएंस ऑफ z कितना हो जाएगा? 9। आंसर इज ऑप्शन ए। मैं गारंटी से बोलता हूं कई स्टूडेंट ने यहां तक सही किया होगा, ये भी सही किया होगा और आंसर सी को टिक करके आए होंगे, जबकि करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्योंकि वेरिएंस ऑफ 12 माइनस 3y पूछा है ना, वेरिएंस के वक्त हमको 3 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। या पहले स्टैंडर्ड डिविएशन निकालो z का और फिर उसका स्क्वायर कर दो। समझा ये क्वेश्चन की कुछ समझाना है वापस से? समझा? इट इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। चेंज ऑफ ओरिजिन से स्टैंडर्ड डिविएशन को फर्क नहीं पड़ता है 12 से, लेकिन -3 से फर्क पड़ता है, उसमें भी माइनस साइन से नहीं। तो 3 से स्टैंडर्ड डिविएशन चेंज हो गया, तो स्टैंडर्ड डिविएशन 3 से मल्टीप्लाई हुआ, तो वेरिएंस 3 का स्क्वायर हो गया, बोले तो 9। समझ रहे हो? ऐसा है। देन नेक्स्ट भी जो क्वेश्चन है, जो मैंने आपको गुड क्वालिटी इमेज वाली फाइल भेजा है, अच्छा उसमें भी होगा ये, है ना? ये होगा, मैंने बराबर उसको सेट कर। देखो उसमें क्वेश्चन नंबर 32, अ हिस्टोग्राम एंड अ पाई चार्ट रिप्रेजेंट द सेम डेटा और मंथली एक्सपेंसेस ऑफ अ हाउसहोल्ड, व्हिच स्टेटमेंट इज मोस्ट लाइकली ट्रू? ओके, हिस्टोग्राम एंड पाई चार्ट अगर सेम डेटा रिप्रेजेंट कर रहे हैं मंथली एक्सपेंसेस का, तो मंथली एक्सपेंसेस के लिए कौन सा यूज करना चाहिए आइडियली? पाई चार्ट, ताकि हम लोगों को पता चल जाए ना कि भाई कौन से कैटेगरी में कितना खर्चा हो रहा है। तो इसमें ऑप्शंस देखो। ए, द हिस्टोग्राम शोज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच एक्सपेंस कैटेगरी, मतलब कितनी बार कौन सा एक्सपेंस हुआ, while the pie chart shows the proportion of each category. True? True. B, both the histogram and pie chart show the frequency. False. C, both histogram and pie chart show the proportion. False. Histogram में frequency होता है ना y axis में. D, pie charts are always better than histograms for representing expenses. True. अब प्रॉब्लम है कि A और D दोनों सही लग रहे हैं अपने को, तो यहां पर किसके साथ जाएंगे? सो नाउ इवन आई डोंट नो आईसीआई ने कौन से आंसर को मार्क करके रखा होगा, बट मैं आपको दो लॉजिक बता रहा हूं। देखिए, हिस्टोग्राम सिर्फ कंटिन्यूस डेटा के लिए यूज होता है, और जो मंथली एक्सपेंसेस का डेटा है वो तो क्वालिटेटिव डेटा है कि फूड पे कितना खर्चा हुआ और क्लोथ्स पे कितना खर्चा हुआ, रेंट पे कितना खर्चा हुआ। तो इसलिए rather than histogram it should be bar graph for qualitative data. ठीक है? So rather than option A, I would go with option D. Pie diagram is always better than histogram for representing expenses. But अब ये जो स्टेटमेंट है, हिस्टोग्राम से फ्रीक्वेंसी मिलती है, तो फ्रीक्वेंसी मिल सकती है, बट हिस्टोग्राम में क्या होता है कि ये जो बार्स है कनेक्टेड रहते हैं। अब अगर हमको फ्रीक्वेंसीज ही प्लॉट करना है तो अलग अलग एक्सपेंस कैटेगरी, तो ऐसा करेक्ट करने के रखने की कोई जरूरत नहीं है। सो एज फार एज आई एम कंसर्न, आई वुड हैव गॉन विद ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज हिस्टोग्राम कंटिन्यूस सीरीज वाले डेटा का बनाया जाता है, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, याद है, मार्क्स का, हाइट का, वेट का। एक्सपेंसेस कैटेगरी का हिस्टोग्राम नहीं बनाया जाता है, एक्सपेंसेस कैटेगरी के लिए पाई डायग्राम ही बेटर रिप्रेजेंटेशन है। तो आई वुड गो विद ऑप्शन डी, मोस्ट लाइकली दिस इज ट्रू। हाँ, हिस्टोग्राम की जगह बार डायग्राम बोलते थे यहाँ पर, तो बार डायग्राम वुड हैव आल्सो बीन एप्लीकेबल, क्योंकि हम लोग बार डायग्राम में बता सकते हैं कि कौन से कैटेगरी के कितना खर्चा हो रहा है। सो आई विल गो विद ऑप्शन डी हियर। इट इज डिबेटेबल, वी विल नेवर नो कि आईसीआई के हिसाब से करेक्ट आंसर क्या था। ओके, क्वेश्चन नंबर 33, which of the following measure of central tendency depends on the position of the observation? Median is also called as the positional average. रैंक देखते हैं, तो जो मैं थियरी भी आपको बताता हूँ, तो देखो उसका इतना ही एप्लीकेशन आता है, डायरेक्ट। ये तो आपको श्योर है, पक्का है। Then the following set of data
कैनॉट बी प्रेजेंटेड इन अ टेबल। पहला, द हाइट्स ऑफ स्टूडेंट्स डिस्क्राइब्ड इन सेंटीमीटर्स, कर सकते इसको टेबल में प्रेजेंट, है ना। द वेट्स ऑफ कैंडिडेट एक्सप्रेस्ड इन किलोग्राम, ये भी कर सकते हैं। सी, द अमाउंट ऑफ रेनफॉल ओपाइंड एज मीडियम, एवरेज, हैवी, मीडियम रेनफॉल, एवरेज रेनफॉल, हैवी रेनफॉल, ये क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन हो गया। एंड द नंबर ऑफ बिल्स पर डे क्लियर्ड बाय एन ऑडिटर इन अ मंथ, कि भाई एक दिन में कितने बिल क्लियर किया, 20 तारीख को कितने किया, 21 तारीख को कितने किया, 22 को कितने किया। सो ऑप्शन सी, इवन तो जबरदस्ती बनाना ही है तो बना सकते इसका भी टेबल, बट अमंग द गिवन ऑप्शंस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली टू बी एक्सप्रेस्ड इन अ टेबल फॉर्मेट, आंसर सी, क्वालिटेटिव डेटा। समझ रहे हो क्वेश्चन कैसा पूछते हैं? According to the empirical rule, if the data forms a bell-shaped distribution, bell-shaped याद है क्या आपको? ये ऐसा, ये घंटी है ना, bell-shaped distribution, तो then the maximum and minimum frequencies occur at, बताइए, मैक्सिमम किधर आएगा? मिडिल में आएगा, और मिनिमम किधर आएगा? लेफ्ट और राइट दोनों एंड में आएगा। So the answer is option D, मिडिल में मैक्सिमम एंड एंड्स में मिनिमम, बेल शेप्ड। ये चैप्टर 1 का भी बोल सकते हैं, चैप्टर 6 का भी बोल सकते हैं। थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में भी बेल शेप के बारे में, कर्व के बारे में पढ़ते हैं। बट आप देखिए ना, नीचे पहले भी मिनिमम था, दूसरे एंड पे भी मिनिमम है, और मिडल में मैक्सिमम है। दिस इज कॉल्ड एज अ बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन। समझ रहे? सो फ्रीक्वेंसी इज हाईएस्ट एट द मिडल एंड लोएस्ट एट द एंड्स। ये हम लोग ने पहले चैप्टर में भी फ्रीक्वेंसी कर्व्स पढ़ा था ना, वहां पर। Then, ये बड़ा इजी, द एवरेज ऑफ बेस ईयर एंड करंट ईयर इज यूज्ड इन विच इंडेक्स नंबर? मार्शल, देखो लास्ट ईयर में तो पक्का है कि बेस ईयर लेते हैं, पास्ट ईयर में करंट ईयर लेते हैं, फिशर में दोनों इंडेक्स का ज्योमेट्रिक मीन लेते हैं, लेकिन हम लोग उसका एवरेज नहीं लेते, बेस ईयर और करंट ईयर का वैसा। ओके, मार्शल एजवर्थ में हम लोग लेते हैं Q0 प्लस Q1। अब आपको बता दूं, अगर आप Q0 प्लस Q1 का एवरेज भी ले लोगे तो भी आंसर सेम आएगा। मतलब Q0 प्लस Q1 अपॉन 2 करते हो, वेट लेते हो एज अ वेट, तो भी आपका आंसर सेम आएगा जो Q0 प्लस Q1 में आता है, क्योंकि क्वांटिटीज का प्रोपोर्शन तो वही ले रहे हो ना, सब में डिवाइड बाय 2 करके। सो द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 4 वुड बी मार्शल एंड एजवर्थ। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग Q0 प्लस Q1 अपॉन 2 भी ले सकते हो। वैसे ही वॉल्श के मेथड में स्क्वायर रूट ऑफ Q0 एंड Q1 लेते हैं प्रोडक्ट ज्योमेट्रिक मीन। मार्शल में या तो अरिथमेटिक मीन ले सकते हो या तो सिंपली टोटल ले सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 37, इफ द कोवेरिएंस ऑफ xy इज माइनस 2.15, कोवेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y दिया है, देन द कोरिलेशन कोएफिशिएंट, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट? बताइए। वेरी गुड, कोवेरिएंस अपॉन प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। सो इतना सिंपल डेटा दिया है, माइनस 2.15 अपॉन 1.3 इंटू 2.5। .66 माइनस। इनफैक्ट ऑप्शंस में समझ जाना चाहिए था, अगर कोवेरिएंस माइनस है तो आंसर माइनस वाला ही आएगा, बाकी तीनों तो प्लस वाले तो बेकार है, मतलब तो आंसर में मैच ही नहीं होने वाला। If covariance is negative, correlation coefficient will be definitely negative. So answer is option A, minus 0.66. समझ रहे क्या बेटा? तो जो बच्चे कोरिलेशन चैप्टर भी छोड़ते हैं, आप क्वेश्चंस देखकर आज बोलोगे कि नहीं यार छोड़ने लायक चैप्टर नहीं था, कर लेते, भले उसके एडवांस क्वेश्चन कुछ छोड़ दिए तो ठीक है, क्योंकि इतने एडवांस पूछे ही नहीं, ना इस बार पूछे ना पिछली बार पूछे थे। आप पिछली बार का भी वीडियो देखो, अपलोड करके रखा है मैंने। फॉर अ ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट्स, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंस इन रैंक्स for physics and chemistry marks was 60. What is the value of rank correlation coefficient? बताइए क्या वैल्यू रहेगा रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट? क्या करेंगे अपन इसके लिए? रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला याद है क्या? 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन। बस ये पूछ रहे हैं, व्हाट इज समेशन डी स्क्वायर? 60. सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंसेस इन रैंक इज 60 and n is equal to number of student कितने? 10. so upon 10 cube minus 10. बस ये सॉल्व करना है। 360 अपॉन 990, 1 में से माइनस कर दो,
0.636 ऑप्शन ए आया क्या 0.6363। अगला क्वेश्चन तो एकदम बोनस दिया है। स्पीयरमैन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज यूज्ड टू चेक स्कैटरिंग रिलेशनशिप मीडियन रेंज। क्या स्कैटरिंग? रॉन्ग आंसर। स्कैटरिंग तो मेजर ऑफ डिस्पर्शन से चेक होता है। अरे बेटा कोरिलेशन कोएफिशिएंट से क्या चेक होगा? रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स। अगर इसमें भी आप स्कैटरिंग करके आओगे तो फिर तो फेल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अरे ऐसा ये कहाँ पढ़े थे स्पीयरमैन कोरिलेशन? ये ऊपर के क्वेश्चन में भी तो वही अप्लाई किया हमने, कोरिलेशन वाले चैप्टर में पढ़े थे। तो वो कहाँ अप्लाई होता है? रिलेशनशिप चेक करने में। स्कैटरिंग चेक करने के लिए तो हम लोग मेजर ऑफ डिस्पर्शन कैलकुलेट करते हैं ना, जिसमें स्टैंडर्ड डिविएशन, रेंज, क्वार्टाइल डिविएशन, मीन डिविएशन आता है। देखिए पेज नंबर 15 पे क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए सॉरी 47 है। मीन दिया है, मीन ऑफ अ सेट ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 18.3। द मीन इज रिड्यूस्ड बाय 0.6 when a new observation is added to the set. The new observation is, तो यहां पर आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, समेशन x इज इक्वल टू n इंटू एक्स बार। ये आपको मैंने बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आपको ओल्ड समेशन x देखना है। ओल्ड n कितना था? 20। ओल्ड एवरेज कितना था? 18.3। 20 इंटू 18.3 366। फिर आपने जो चेंज किया उसके बाद न्यू समेशन x देखना है। अब आपने एक ऑब्जर्वेशन ऐड किया तो टोटल वैल्यूज 21 हो गई। मीन इज रिड्यूस्ड बाय 0.6। 18.3 माइनस 0.6 17.7 हो गया मीन। अब नया टोटल मिल जाएगा 371.7। तो जो नई वैल्यू ऐड हुई वो कौन सी है? इन दोनों का डिफरेंस करो, 5.7 ऑप्शन सी। द न्यू वैल्यू एडेड इज 5.7। कुछ समझा क्या? इससे आपको समेशन एक्स जो टोटल में डिफरेंस है वो न्यू वैल्यू के कारण आया। देन कंसीडर द डेटा सेट्स। आपको दिया है डेटा सेट्स 3 दिए हैं, एक्स वाई एंड जेड। एक्स में वैल्यूज है -6 2 -2 एंड 6। वाई में वैल्यूज है 4 8 2 6। जेड की वैल्यूज है 103 100 102 101। लेट Sx, Sy and Sz be the standard deviations of the 3 data sets respectively। तो इसमें से कौन सा स्टैंडर्ड डिविएशन सबसे ज्यादा रहेगा, किसका सबसे कम रहेगा, आपको आपस का रिलेशनशिप देख के बताना है। इसमें 2 तरीके होते हैं। एक होता है कि आप तीनों का स्टैंडर्ड डिविएशन सॉल्व करके निकालते बैठ रहे हैं, फिर आंसर दे रहे हो। दूसरा, आप उसको देख के ऑब्जर्वेशन से बता रहे हैं। यस, देख के बताइए किसका स्टैंडर्ड डिविएशन सबसे ज्यादा दिख रहा है। वाई का दिख रहा है आपको, ठीक है, आपको दिख रहा है। किसका सबसे कम दिख रहा है? चलो ये बताओ। जेड का, करेक्ट। जेड का स्टैंडर्ड डिविएशन सबसे कम है क्योंकि उसकी वैल्यूज एकदम आसपास में है, ज्यादा फैली हुई नहीं है। तो अब एक्स और वाई में किसका ज्यादा स्टैंडर्ड डिविएशन, ध्यान से देख के बताइए। एक्स का है क्योंकि ये -6 से 6 तक की फैली हुई है ना, और ऑप्शन ये जो y है इसमें तो 2 से 8 तक के स्प्रेड जो है। तो देयरफॉर स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x विल बी ग्रेटेस्ट, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y विल बी स्मॉलर एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ z विल बी स्मॉलेस्ट। अच्छा, इन्होंने ऐसा लिखा है लेस देन वाला, तो ऐसा स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ z इज स्मॉलर देन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y इज स्मॉलर देन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x। अब ये इसमें प्रिंट में दिख नहीं रहा है, बी में ये z है क्या? z y x, तो वी विल गो विद ऑप्शन बी। और आप अगर चेक भी करोगे तो आएगा आपको यहाँ पर ना, जो पढ़ा है वो काम में आता है, एक्सपीरियंस। जैसे ये जो है इसको अगर आप चेंज ऑफ ओरिजिन कर दो तो ये वैल्यू बन जाएगी 302 and 1। चेंज ऑफ ओरिजिन भी कर दोगे, 100 से माइनस कर दोगे तो भी स्टैंडर्ड डिविएशन चेंज नहीं होता है ऐसा। तो आप देखोगे तो ऑब्जर्वेशन x की जो वैल्यूज है, वेरिएबल x की वैल्यूज ही सबसे ज्यादा स्कैटर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट, इफ इन अ डेटा सेट 25% of the values are smaller than 30 means quartile 1 is equal to 30।
and 1/4 of the values are larger than 70. 1/4 मतलब 25% ही होता है, means quartile 3 is equal to 70. Then the coefficient of quartile deviation पूछ रहे हैं. 70 minus 30 upon 70 plus 30 into 100. ये आ जाएगा आंसर 40 upon 100 into 100. 40 ऑप्शन ए. तो आपको डेटा पढ़ के समझ में आना चाहिए कि क्वार्टाइल्स के बारे में बोल रही है लोग. नेक्स्ट, कंबाइंड एएम के ऊपर क्वेश्चन है. इफ देयर आर टू ग्रुप्स कंटेनिंग 40, n1 is 40 and n2 is 30 and 30 observations having arithmetic means as x bar 1 is 50 and x bar 2 is 60, what is the combined arithmetic mean पूछा है. एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन. हाँ, n1 x bar 1 plus n2 x bar 2 divided by n1 plus n2. तो करो कैलकुलेटर में 40 into 50 plus 30 into 60 divided by 40 plus 30 70. 54.28 आ रहा है क्या? तो कंबाइंड मीन का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया हमने. तो एडवांस वाले भी किया है क्लास में, तो थोड़ा प्रैक्टिस करके पहुंचोगे तो जमेगी कि नहीं सब, है ना. अभी तक के कितने हो गए मेरा काउंट नहीं है, लेकिन उसमें से आपके आए हो 50% से ज्यादा सही जा रहे हैं. देन इफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स इज 10 एंड ज्योमेट्रिक मीन इज 6. अरिथमेटिक मीन क्या है? 10 है. ज्योमेट्रिक मीन इज 6. दो नंबर्स का. देन द डिफरेंस इन द नंबर्स इज. तो अब यहां पर अरिथमेटिक मीन 10 है, तो a प्लस बी अपॉन 2 कितना हो गया? 10. सो a प्लस बी कितना हो गया? 20. बराबर. ज्योमेट्रिक मीन 6 है, मतलब a इंटू बी इज इक्वल टू 36. ज्योमेट्रिक मीन स्क्वायर, राइट. तो अब ये डेटा अपने को दिया है. अब इसको आप बहुत लेंथी तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, या दूसरा थोड़ा ऑब्जर्वेशन से. अब 36 की कौन सी जोड़ियां रहेगी जहां प्रोडक्ट 36 आते हैं? एक जोड़ी आती है 1 and 36, दूसरी 2 and 18, 3 and 12, 4 and 9, 5 के साथ होता नहीं, 6 and 6, 7, 8, 9 and 4 हो गया. ये जोड़ियां बनी. दो ये 36 की जोड़ियां बनी. इसमें से कौन सी जोड़ी है जहां पर टोटल 20 आ रहा है? 2 and 18. अब उन्होंने क्या पूछा? डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स. 18 minus 2 is equal to 16. ऐसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, तो आप इसको बहुत लेंथी वे में भी ले जाके कर सकते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे हो, कर रहे हो. लेकिन मैंने क्या किया? 36 की जोड़ियां देख लिया, और ये ऑप्शन में सब राउंड फिगर में थे, इसके और कॉन्फिडेंस बढ़ता है. 36 minus 20, ये इसका डिफरेंस पूछ ही नहीं रहे. लेकिन आपसे ये तो गलती से 16 आ रहा है, ये गलती से आ रहे हैं. हाँ, किसी बच्चे ने गलती से कर दिया होगा 16 तो भी आ गया आंसर. लेकिन करेक्ट आंसर ऐसे नहीं करना है, आपको दोनों नंबर निकालना है, फिर उसका डिफरेंस निकालना है. ठीक है. द डिफरेंस इन द एएम, ये कुछ भी कर लिया आपने, तो कोई भी दो भलती चीज का डिफरेंस नहीं, ऐसा नहीं चलता. क्वेश्चन नंबर 52 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है, तो मैथ्स का है वो. देन आगे 55, देखो ये बच्चों का क्वेश्चन. रेंज ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज -1 and 1. चारों ऑप्शन है -1 and 1. ऑप्शन डी, इंक्लूडिंग -1 and 1. समझे क्या? ऐसा मॉडल में सिमिलर है. क्वेश्चन नंबर 58 देखो, बीच के दो ये आपके थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन के. इफ द रिग्रेशन लाइंस आर 3x minus 4y plus 8 is equal to 0, 4x minus 3y equal to 1, then the correlation coefficient between x and y will be. तो अब इस टाइप के क्वेश्चन में आपको याद है, हमको एक लाइन को assumption लेना पड़ता है, x on y, y on x, राइट. तो क्या करेंगे अपन? अब इसमें देखो, देख के ही मैं आपको बता सकता हूँ कि x on y किसको लेना, y on x किसको लेना. अगर आपने इसको x on y ले लिया तो ये 4/3 हो जाएगा, x इक्वल टू a प्लस बी वाई में, और इसको y on x ले लिया तो ये भी 4/3 हो जाएगा. देखो ना, तो इसको आपको लेना चाहिए y on x, पहले वाले को. ये है y on x, तो क्या एक्सप्रेस हो जाएगा? 4y इक्वल टू 3x प्लस 8, y इक्वल टू 3/4x प्लस 8/4.
सो बी बाई एक्स कितना हो गया 3/4 एंड इसको मानने का क्या मानने का x ऑन y। आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट पूछा है ना, कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स। तो x ऑन y तो ये क्या हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 1 प्लस 3y, x विल बी 1/4 प्लस 3/4y, सो बी xy विल आल्सो बी इक्वल टू 3/4। 3/4 और 3/4 का ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है 3/4, सो द आंसर इज 3/4। अगर आप उल्टा असम्पशन लेते थे तो आपको 4/3 आता था, तो 4/3 मीन्स देयर बी प्रोडक्ट इज मोर देन 1 विच इज अ रॉन्ग असम्पशन। कुछ याद आ रहा है क्या? तो ऐसा r की वैल्यू आ जाएगी द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दिस 3/4 इंटू 3/4 का स्क्वायर रूट होता है 3/4 ज्योमेट्रिक मीन। द आंसर इज ऑप्शन ए। ऐसा समझ रहे हैं क्या बोलते हैं? कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? सच्ची बताओ। इंडेक्स नंबर के आपके फेवरेट क्वेश्चंस। विच इंडेक्स नंबर फॉर्मूला सेटिस्फाइज बोथ टाइम रिवर्सल एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। फिशर आंख बंद करके, है कि नहीं? ये तो नींद में भी उठा के पूछेंगे तो आप बता दोगे, ठीक है? ये भी अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेस्ट ऑफ एडुकेसी? यूनिट टेस्ट, स्क्वायर टेस्ट, सर्कुलर फैक्टर रिवर्सल। क्या आंसर है? यूनिट टेस्ट, स्क्वायर टेस्ट, सर्कुलर टेस्ट है, लेकिन ऐसे कोई स्क्वायर टेस्ट नहीं थी, है कि नहीं? उन्होंने बना के पूछ दिया। मतलब जो बच्चा थोड़ा भी पढ़ के गया है वो ये 2 क्वेश्चन तो कर लेगा, जो ये 2 क्वेश्चन भी नहीं कर पा रहा उसे और पढ़ना चाहिए सितंबर अटेम्प्ट के लिए, बुरा नहीं लगना चाहिए। लेकिन इफ द प्राइसेस ऑफ ऑल कमोडिटीज इन द बेस ईयर आर ट्वाइस द वैल्यूज ऑफ द रिस्पेक्टिव कमोडिटीज इन द करंट ईयर, ध्यान से देखो सेंटेंस, देन द फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू, सभी कमोडिटी के जो प्राइसेस हैं they are twice the value of the respective commodity in the current year। मतलब करंट ईयर में डबल है कि बेस ईयर में डबल थे? ध्यान से देखो। अच्छा, किस साल में ज्यादा है? नहीं समझता तो 3 बार पढ़ेगा। इफ द प्राइसेस ऑफ ऑल कमोडिटीज इन द बेस ईयर आर ट्वाइस द वैल्यू इन द करंट ईयर, बेस ईयर में ज्यादा है, हाँ, तो आपको फिशर इंडेक्स निकालना है। तो नॉर्मली इंडेक्स अपन कौन सा निकालते हैं? P1 अपॉन P0, है ना? तो अब फिशर आइडियल इंडेक्स सभी कमोडिटी का अगर है तो फॉर्मूले से फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। तो P0, तो अगर करंट ईयर में 1 है तो बेस ईयर में 2 है, तो 1/2 इंटू 100 50 वुड बी द आंसर। इसमें कई बच्चे श्योरली 200 टिक करके आए होंगे, बोले डबल दिख रहा है 200 खत्म गॉट। लेकिन डबल अगर लिखा रहता था करंट ईयर का बेस ईयर से डबल है तो आंसर रहता था 200, लेकिन क्या लिखा है? बेस ईयर का करंट ईयर से डबल है। इसलिए तो आपके इंग्लिश के सेशंस करवाए थे, है ना? तो कुछ फायदा मिला क्या? नहीं मिला। अपन तो 200 ही बोल के आ रहे थे कि 50 करते थे आप। अब नेक्स्ट टाइम सोचना। अगला क्वेश्चन तो बड़ा चिल्ला, इसलिए इंग्लिश की जरूरत नहीं है। विच इंडेक्स नंबर फॉर्मूला डज नॉट सेटिस्फाई टाइम रिवर्सल टेस्ट? लास्ट पेयर एंड पास्ट चेक। बाकी के ऑप्शन में फिशर है और फिशर तो सेटिस्फाई करता है। तो एटलीस्ट इंडेक्स नंबर के 4 में से 3 क्वेश्चन तो बहुत ही इजी लगे होंगे। यस, देन आगे ये प्रोबेबिलिटी और थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन से, स्टैटिस्टिक्स के इतने, और फिर ये 3 प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन से, तो ये मैं अलग से करवा दूंगा बाद में। सो आप बताइए, अभी हम लोगों ने कुछ इतने क्वेश्चंस किया, हमने इतने क्वेश्चंस किया, 18 प्लस 28 क्वेश्चंस किया हमने। अभी जमे क्या आपको? 28 में से अराउंड 20 जमे क्या आपको? अगर जम रहे तो दैट्स गुड, मतलब 28 मार्क्स में से भी स्कोर कर ले रहे हो, बाकी के 72 मार्क्स में से 20 और करना है 40 लाने के लिए, तो हो जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट। इज दैट ओके?